तो सेक्शन 56 में बेसिकली 10 तरह की इनकम बताई गई जो टैक्सेबल होंगी एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और उसके अलावा सब सेक्शन 1 में कहा गया कि और कोई भी इनकम है जो 4 हेड्स में कैटेगराइज नहीं होती, वो इनकम भी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। वो 10 तरह की इनकम ब्रीफली हमने डिस्कस की। एक बार और कुछ बातें उन इनकम को लेकर हम डिस्कस करते हैं ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में आप उनको कैसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, कैसे उन पर जो है टैक्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरेस्ट इनकम की। तो जो भी इंटरेस्ट इनकम आप रिसीव करते हैं ऑन लोन एंड एडवांसेस, फिक्स डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स, इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इन्होंने मिस्टर वाई को लेट से 10 लाख रुपीज 10 लाख रुपीज जो है वो इंटरेस्ट एज एन लोन इनको दिए हैं, जिस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो पर एनम का जो है इनसे इंटरेस्ट लिया जाएगा मिस्टर वाई से। तो मिस्टर वाई इस पर जो इंटरेस्ट पे करेंगे ₹1,20,000 पर एनम, वो टैक्सेबल होगा इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक और बात यहां पर समझने वाली है जो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। बेसिकली मिस्टर एक्स है, इन्होंने एक बैंक में फिक्स डिपॉजिट मेंटेन किया है लेट से 10 लाख रुपीज का। 10 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है और बैंक के द्वारा इनको 10 लाख रुपीज पर लेट से 7% पर एनम का इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो 10 लाख रुपए पर 7% के हिसाब से 70,000 रुपए पर एनम जो है इंटरेस्ट पे किया जाता है टू मिस्टर एक्स। और ऐसे में बैंक क्या करता है, बैंक जो इंटरेस्ट पेमेंट करता है उस पर टीडीएस डिडक्ट कर लेता है। तो मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट किया गया एट द रेट ऑफ 10%, 7,000, और पेमेंट की गई टू दी मिस्टर एक्स दैट इज 63,000। तो अब बात आई कि मिस्टर एक्स के हाथ में ये जो इंटरेस्ट है अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा, लेकिन कितना टैक्सेबल होगा? क्या 63,000 रुपीज टैक्सेबल होगा या फिर 70,000 रुपीज टैक्सेबल होगा? तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि जो इनकम टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज वो टैक्सेबल होगी 70,000 रुपीज। तो बहुत सारे लोग क्या गलती कर देते हैं, बैंक में रिसीव हुए 63,000 रुपीज, मिस्टर एक्स का जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर 63,000 रुपीज रिसीव हुए। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस 63,000 रुपीज को ही इंटरेस्ट इनकम मानते हैं और उस पर अकॉर्डिंगली टैक्स पे करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है आपकी इनकम 63,000 नहीं है, आपकी इनकम है 70,000 और जो टैक्सेबल होगी वो 70,000 रुपीज होगी और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है 7,000 रुपीज का वो आप टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो हमने देखा भी था जब हमने ITR 1 फाइल की थी तो वहां पर हमारे केस में टीडीएस डिडक्ट किया गया था ऑन सैलरी इनकम। तो ऐसे में हमने क्या किया था, जितना हमारा टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन हुई थी, जितनी हमारी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट की गई थी, उसमें से हमने टीडीएस को एडजस्ट किया था और बैलेंस हमारा रिफंडेबल था। तो अगर मिस्टर एक्स की कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है उसमें से ये 7,000 रुपीज क्या कर लिए जाएंगे, एडजस्ट कर लिए जाएंगे। और अगर मान लीजिए मिस्टर एक्स की कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR इनकम टैक्स रिटर्न, वो इस 7,000 रुपीज का रिफंड क्लेम करेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, रिफंड क्लेम करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। विदाउट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, बिना इनकम टैक्स रिटर्न भरे आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। तो मेरा बेसिकली आपको पर्पस यहां पर समझाने का यह था कि अगर किसी इनकम से टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको
ग्रोस इनकम जो है, बेसिकली ग्रोस जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना होगा। दैट मींस बिफोर टीडीएस वो अमाउंट कितनी थी, और ये आपको कैसे पता चलेगी? आप फॉर्म 26 एएस से पता कर सकते हैं आपका कितना टीडीएस डिडक्ट किया गया है। इसके अलावा बैंक आपको फॉर्म 16 ए भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि बैंक ने कितना टीडीएस डिडक्ट किया है। तो इंटरेस्ट इनकम जो भी आपको रिसीव होती है, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट पर हो, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट पर हो, वो टैक्सेबल है अंडर द हेड अदर सोर्सेज। और अगर कोई टीडीएस डिडक्ट किया गया है तो आपके हाथ में जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी, वो बिफोर टीडीएस जो इनकम है वो टैक्सेबल होगी। दैट मींस आपकी अगर इनकम बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुई है आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस, तो आप क्या करेंगे? उसमें टीडीएस अमाउंट ऐड करेंगे और फिर उसको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल करेंगे। ये सभी केसेस में है। इवन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी मान लीजिए आपकी रेंटल इनकम है 5 लाख रुपीज, और जो टेनेंट है, जो किराएदार है, उसने टीडीएस डिडक्ट करने के बाद आपको पेमेंट की है, और मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट किया गया है 50,000 रुपीज, आपके बैंक अकाउंट में आपको अमाउंट रिसीव हुई 4,50,000। तो ऐसे में इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी जो टैक्सेबल होगी वो 5 लाख रुपीज होगी, ना कि 4,50,000 रुपीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर किसी भी इनकम के केस में टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो इन दैट सिचुएशन आप उस इनकम में टीडीएस अमाउंट ऐड करेंगे और उसके बाद आप उसको टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि अगर कोई कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है, कंपलसरी एक्विजिशन किया गया है बाय द गवर्नमेंट, और ऐसे में आपको कंपनसेशन दिया गया है या फिर इनहांस्ड कंपनसेशन दिया गया है, तो ऐसे में बहुत बार ये जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये जो कंपनसेशन या इनहांस्ड कंपनसेशन है इसको लेट कर देती है, डिले आपको पेमेंट करती है, और उसके साथ ही उस डिले की वजह से आपको कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि ये जो इंटरेस्ट होगा, ये इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उसके अलावा ये जो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा उस साल में होगा जिस साल में आप रिसीव करेंगे, तो इन द ईयर इन विच इट हैज बीन रिसीव्ड। और साथ ही एक डिडक्शन आपको दी जाएगी। कितनी डिडक्शन? 50% ऑफ द इंटरेस्ट अमाउंट। तो दैट मींस जितना इंटरेस्ट आपको रिसीव होगा उसका 50% आपको डिडक्शन अलाउ की जाएगी अंडर सेक्शन 57 आपको डिडक्शन अलाउ की जाती है एट द रेट ऑफ 50%। एज पर सेक्शन 145A, इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर लेट पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट और अदर सिमिलर एजेंसी in connection with compulsory acquisition of land or building shall be taxable in the year in which it has been received, and it will be taxable under the head other sources. Deduction shall be allowed at the rate of 50% of such interest. Government has acquired one land of Mr. X in Noida 2012 and payment was given by the government in the year 2019-20। सन 2012 में एक्वायरमेंट की गई और सन 2019-20 में पेमेंट की गई टू मिस्टर एक्स, और इंटरेस्ट दिया गया 1 लाख रुपए का। तो ऐसे में कहा गया 1 लाख रुपए में से आप 50% डिडक्शन अलाउ करेंगे, और जो बैलेंस 50,000 रुपीज होंगे ये आपके इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगे। सेक्शन 57 में बेसिकली वो डिडक्शंस बताई गई है जो आपको इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के केस में मिलती है। उसके बाद एक और एग्जांपल यहां पर बताया गया, इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन रिसीव्ड बाय मिस्टर एक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2019-20 इज 5 लाख। तो 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है इनहांस्ड कंपनसेशन डिले पेमेंट की वजह से। आउट ऑफ दिस इंटरेस्ट 1,50,000 रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर 2016-17। इस 5 लाख रुपए के इंटरेस्ट में से 1,50,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है
वो सन 2016 और 17 से रिलेटेड है। 1,65,000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो सन 2017 और 18 से रिलेटेड है, और 1,85,000 जो है वो प्रीवियस ईयर 2018-19 से रिलेटेड है। लेकिन ये सारा का सारा 5 लाख रुपए रिसीव हुआ है इन द प्रीवियस ईयर 2019-20। तो यहां पर कहा गया कि सर असेसमेंट ईयर 2020-21 में कितनी इनकम जो है मिस्टर एक्स के हाथ में टैक्सेबल होगी। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, कंपनसेशन किसी साल का भी हो, इंटरेस्ट किसी साल का भी हो, जिस साल में आपको मिलेगा इनहांस्ड कंपनसेशन और इंटरेस्ट ऑन इनहांस्ड कंपनसेशन जिस साल में आपको मिलेगा उसी साल में टैक्सेबल होगा। तो यहां पर सन 2019-20 में 5 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला है, तो दैट मींस असेसमेंट ईयर 2021 में पूरा का पूरा 5 लाख रुपए टैक्सेबल होगा, भले ही वो किसी साल से रिलेट करता हो। इसके अलावा 50% की आपको डिडक्शन अलाउ की जाएगी अंडर सेक्शन 57। तो यहां पर 5 लाख रुपए में से आप 2,50,000 रुपए लेस करेंगे, बैलेंस 2,50,000 रुपए आपका टैक्सेबल रहेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट इनकम में बहुत बार जो है सेक्शन 10 के तहत आपको एग्जम्पशंस दी जाती है। तो कभी भी अगर आपके पास इंटरेस्ट इनकम है तो आपको यह भी चेक करना होगा कि क्या कोई वो ऐसी इंटरेस्ट इनकम तो नहीं है जो सेक्शन 10 के तहत एग्जम्प्ट हो। तो एनी इंटरेस्ट इनकम shall be taxable under the head other sources, however some of the interest income shall be exempt from income tax। तो कुछ इंटरेस्ट इनकम है जो आपकी एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लोज 15। तो बेसिकली इनमें बताया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स पर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं उन पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो एग्जम्प्ट है। आरबीआई के द्वारा रिलीफ बॉन्ड्स इशू किए गए हैं जिन पर आपको इंटरेस्ट मिलता है वो एग्जम्प्ट है। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट में 3,500 रुपए तक का जो इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है। इन केस ऑफ ज्वाइंट अकाउंट एग्जम्पशन शैल बी अलाउड 7,000 रुपीज पर ईयर। तो अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7,000 रुपए पर ईयर की जो है छूट मिलेगी, आपको एग्जम्पशन मिलेगी इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसके अलावा एनी अदर इंटरेस्ट नोटिफाइड अंडर सेक्शन 10 क्लोज 15। तो बेसिकली सेक्शन 10 क्लोज 15 में काफी सारे इंटरेस्ट बताए गए हैं, तो बेसिकली आपको वहां पर चेक करना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट उन कैटेगरीज में फॉल करता है तो वो एग्जम्प्ट होगा, अदरवाइज वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उसके बाद डिविडेंड इनकम को हम ऑलरेडी काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिविडेंड इनकम अगर आपको रिसीव होता है तो वो टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। 1 अप्रैल 2020 के बाद अगर कंपनी ने डिविडेंड पर डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे नहीं किया है तो वो फुल्ली टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद कैजुअल इनकम को भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हमने स्पेशल टैक्सेशन के अंदर समझा था कि कैजुअल इनकम के केस में आप किस तरह जो है इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अगेन यहां पर भी एक बात आ जाती है जो आपको याद रखनी है कि जो कैजुअल इनकम आपको रिसीव होती है, मान लीजिए आपने लॉटरी टिकट परचेज की थी 10,000 रुपीज की और आपकी जो विनिंग है 1,20,000 रुपए, आप जीत गए हैं 1,20,000 रुपए। तो ऐसे में ये पूरी की पूरी अमाउंट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। इवन जो 10,000 रुपए आपने लॉटरी टिकट पर भी खर्च किए वो भी एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ कैजुअल इनकम। अब हुआ क्या, मान लीजिए मिस्टर एक्स ने यह लॉटरी जीती है और मिस्टर वाई के द्वारा यह पेमेंट की गई है। तो हम देखेंगे मिस्टर वाई जब भी ऐसी कोई पेमेंट करेंगे तो वो उस पर टीडीएस डिडक्ट करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। तो 30% का यहां पर मान लीजिए टीडीएस डिडक्ट किया गया 1,20,000 रुपए में से 36,000 रुपीज यहां पर टैक्स डिडक्ट कर लिया गया और पेमेंट की गई इन दी अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स 84,000। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है मिस्टर एक्स के हाथ में जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी वो होगी 1,20,000, दैट इज 84,000 प्लस 36,000 जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है। तो यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं, जो अमाउंट उन्हें बैंक के अंदर रिसीव हुई है, बैंक अकाउंट में उनके क्रेडिट हुई है, वो अमाउंट वो जो है टोटल इनकम में इंक्लूड करते हैं। वो गलत प्रैक्टिस है। इस केस में आपको ध्यान रखना है जहां पर भी टीडीएस डिडक्ट किया गया है आप उसको इनकम के अंदर इंक्लूड करेंगे। हालांकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आप उस टीडीएस का क्रेडिट ले सकते हैं।
अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है तो उसमें से टीडीएस एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर टैक्स लायबिलिटी नहीं बनती है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए रिफंड क्लेम कर सकते हैं। के बाद बताया गया कि गिफ्ट्स के केस में कैसे टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। तो गिफ्ट के केस में देखा हमने बेसिकली तीन चीजों के बारे में बताया गया। नंबर वन ऑफ मनी, नंबर टू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, नंबर थ्री एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी। और हमने देखा एनी प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली कैपिटल एसेट्स को इंक्लूड किया गया है। तो इसका मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट्स में कवर नहीं होती है तो उस केस में कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी, भले ही वो गिफ्ट की गई हो। अब बात करते हैं गिफ्ट के रिगार्डिंग क्या टैक्सेबिलिटी अराइज होती है। अगर गिफ्ट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मनी, पैसा दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट, तो ऐसे में पूरे साल भर में, दैट इज जो आपका प्रीवियस ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस प्रीवियस ईयर के अंदर अगर आपको 50,000 रुपए तक के गिफ्ट रिसीव हुए हैं तो ऐसे में कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होगी, वो आपके एग्जम्प्ट रहेंगे। लेकिन अगर गिफ्ट जो मिले हैं वो 50,000 रुपए से ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन जो आपकी एंटायर अमाउंट होगी, जो पूरे की पूरी गिफ्ट अमाउंट होगी, वो टैक्सेबल होगी। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी सम ऑफ मनी फ्रॉम वन और मोर पर्सन, एक आदमी से मिले हो या एक से ज्यादा व्यक्तियों से मिले हो, विदाउट कंसिडरेशन, तो गिफ्ट का मतलब जनरली विदाउट कंसिडरेशन ही होता है, एंड द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल सच गिफ्ट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एक्सीड्स 50,000 rupees, the whole of the aggregate value of such sum shall be taxable under the head other sources. But if the aggregate value is up to rupees 50,000, it shall be exempt from income tax. तो जो गिफ्ट्स की जो वैल्यू है, जो मनी है, वो 50,000 रुपए या उससे कम है तो इन दैट सिचुएशन ये एग्जम्प्ट रहेगा। एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स है, ही हैज रिसीव्ड 3 गिफ्ट्स ऑफ 15,000 ईच, 3 अलग अलग व्यक्तियों से 15,000 रुपए इनको रिसीव हुए, 15 15 15, तो टोटल 45,000 रुपीज इनको रिसीव हुए। तो ऐसे में 50,000 रुपए से कम है तो ये क्या रहेंगे, एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। बट इफ ही हैज रिसीव्ड 3 गिफ्ट्स ऑफ रुपीज 20,000 ईच, 3 अलग अलग व्यक्तियों से 20,000 20,000 20,000, टोटल 60,000 रुपए यहां पर रिसीव किए गए, 60,000 रुपीज। तो इन दैट सिचुएशन जो एंटायर 60,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो इन दैट सिचुएशन एंटायर अमाउंट ऑफ 60,000 शैल बी टैक्सेबल, फर्दर इट विल बी कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल इनकम। तो अदर सोर्सेज हेड में इनकम मानी जाएगी, नॉर्मल इनकम रहेगी, दैट मींस स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। उसके बाद बात की गई इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको रिसीव होती है तो ऐसे केस में 2 सिचुएशन हो सकती है। एक तो आपको गिफ्ट मिली है, दैट मींस आपने कोई कंसीडरेशन पे नहीं किया है, और दूसरा केस है आपने कंसीडरेशन तो पे किया लेकिन आपने इनएडिक्वेट कंसीडरेशन पे किया, दैट मींस पूरा कंसीडरेशन आपने पे नहीं किया, कुछ जो है आपने पेमेंट की। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन, तो पहले हम बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, उसके बाद हम बात करेंगे अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन, तो दैट मींस यहां पर गिफ्ट की बात की गई है, आपने कोई पैसा खर्च नहीं किया, आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव होती है। इट विल बी एग्जाम इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज अप टू रुपीज 50,000, तो अगर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 रुपए या उससे कम है तो ये एग्जम्प्ट रहेगी। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो इन दैट सिचुएशन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। But if the stamp duty value exceeds 50,000, entire stamp duty value shall be taxable under the head other sources. Value of individual immovable property shall be taken into consideration instead of aggregate value of all such properties. तो आपको अलग अलग व्यक्तियों से मान लीजिए immovable property रिसीव हुई है अंडर गिफ्ट, तो इन दैट सिचुएशन अलग अलग immovable property के रिगार्डिंग आप जो है 50,000 रुपीज की लिमिट को कंसीडर करेंगे। उसके बाद इफ एनी पर्सन इज सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, इट्स कन्वेंस डीड शैल बी प्रिपेयर्ड इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार
एंड सम टैक्स हैज टू बी पेड टू द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली स्टैंप ड्यूटी की बात की गई है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ऑन द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आपसे क्या करती है, स्टैंप ड्यूटी रिसीव करती है। तो उस स्टैंप ड्यूटी को लेवी करने के लिए जो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है, जिस वैल्यू पर वो स्टैंप ड्यूटी लेवी की जाती है, वो वैल्यू कहलाती है स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन, जिसको जनरली हम लोग सर्कल रेट के नाम से भी जानते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो सर्कल रेट है वो इतना है, तो इसका मतलब वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू की बात की जा रही है। ए पर्सन may not disclose the right value, hence the value is determined by the state government। हो सकता है आप जो वैल्यू डिटरमाइन करेंगे वो आप सही वैल्यू डिटरमाइन ना करें, तो इसलिए जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन अथॉरिटी के द्वारा जो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है वो आपके लिए जो है इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। उसके बाद बात की गई, अगर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है ये आपने रिसीव की है, लेकिन आपने जो कंसिडरेशन पे तो किया, लेकिन आपने जो कंसिडरेशन पे किया वो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है। दैट मींस आपने जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है उससे कम कंसिडरेशन पे किया है। इफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैज बीन रिसीव्ड फॉर ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन तो है लेकिन विच इज लेस देन द स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी बाय एन अमाउंट exceeding 50,000 rupees and also stamp duty value is exceeding by more than 10%. Earlier it is 5%, it was 5%, but now it is 10% of the actual consideration. In such case, taxable amount shall be the stamp duty value of such property as exceeds such consideration. तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर वाई है। मिस्टर एक्स ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, मान लीजिए कोई लैंड है जिसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है लेट्स से 80 लाख रुपीस, और मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को यह सेल कर दी गई फॉर 30 लाख रुपीस। तो ऐसे में कहा गया कि मिस्टर वाई के हाथ में जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज होगी वो होगी 80 लाख माइनस 30 लाख, 50 लाख रुपीस क्या होगी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसके साथ ही एक बात और आपको समझनी है कि मिस्टर एक्स के हाथ में भी सेक्शन 50C जो हमने डिस्कस किया था वो अट्रैक्ट होगा। दैट मींस जब स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर अगर मान लीजिए कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है, सेल की जाती है, तो ऐसे में सेक्शन 50C अप्लाई होता है जो हमने कैपिटल गेन में डिस्कस किया था, और फुल वैल्यू कंसीडरेशन वहां पर माना जाता है किसको, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को। तो 80 लाख रुपीस क्या माने जाएंगे, फुल वैल्यू कंसीडरेशन। तो आप देखिए यहां पर गवर्नमेंट को डबल टैक्स रिसीव हो रहा है। यहां पर मिस्टर एक्स के हाथ में सेल मानी जा रही है 80 लाख रुपए की, और मान लीजिए इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए 20 लाख रुपीस है, तो यहां पर 60 लाख रुपीस कैपिटल गेन होगा जिस पर उन्हें टैक्स पे करना होगा। और जबकि मिस्टर वाई के हाथों में भी 50 लाख रुपए क्या माने जा रहे हैं, अंडर द हेड अदर सोर्सेज इनकम मानी जा रही। तो हमेशा याद रखें, अगर आप एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस करते हैं, जब भी कोई प्रॉपर्टी सर्कल रेट से या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम अमाउंट पर ट्रांसफर की जाती है, तो इस केस में सेलर को भी लॉस होता है, बायर को भी लॉस होता है। सेलर के हाथ में फुल वैल्यू कंसीडरेशन होती है स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, और बायर के हाथ में जितना डिफरेंस कंसीडरेशन और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के अंदर है उतनी अमाउंट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होती है, अगर वो डिफरेंस 50,000 रुपए से ज्यादा है, साथ ही 10% ऑफ द कंसीडरेशन से ज्यादा है। तो एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, एज ए इनकम टैक्स प्लानिंग, जब आपसे कोई पूछता है कि कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रांसफर की जा रही है लेस देन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू, तो आप हमेशा उन्हें रिकमेंड करें कि आप उन्हें कभी भी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम पर ट्रांसफर ना करें। अगर वहां का मार्केट रेट स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम है तो ऐसे में आप असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच कर सकते हैं, और असेसिंग ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर को केस रेफर कर सकता है जहां पर सही वैल्यू डिटरमाइन की जा सकती है। लेकिन अगर वहां पर जो रेट है, मार्केट प्राइस जो है वो सर्कल रेट से ज्यादा है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा है,
तो इन दैट सिचुएशन आप हमेशा याद रखें, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम वैल्यू पर अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाएगी तो इन दैट सिचुएशन जो है वहां पर सेलर एज वेल एज बायर दोनों को ही लॉस होगा। और रही बात जहां पर विदाउट कंसिडरेशन है, जहां पर गिफ्ट है, तो वहां पर आपको याद रखना है मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई को इन्होंने कोई लैंड जो है वो गिफ्ट की है, दैट मींस विदाउट कंसिडरेशन, कोई कंसिडरेशन नहीं है। तो ऐसे में मिस्टर वाई के हाथ में वो क्या होगी, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है। मान लीजिए जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 80 लाख रुपीज है और ये लैंड गिफ्ट की गई है बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई, तो ऐसे में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज होगी 80 लाख रुपीज इन हैंड ऑफ मिस्टर वाई। और मिस्टर एक्स के हाथ में कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होगा। रीजन बीइंग सेक्शन 47 में गिफ्ट ट्रांजैक्शंस को जो है वो ट्रांसफर नहीं माना गया है। और दूसरी बात, अब अगर मान लीजिए मिस्टर वाई भी जो है वो उन केसेस के अंदर कवर होते हैं जहां पर यह जो गिफ्ट है यह टैक्सेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मिस्टर वाई जो है वो रिलेटिव है, हमने देखा था रिलेटिव की डेफिनेशन में जिसमें कवर किए गए थे बहुत सारे रिलेशंस। अगर आप उन रिलेशंस के अंदर फॉल करते हैं तो ऐसे में मिस्टर वाई के हाथ में ये जो 80 लाख रुपीज है ये टैक्सेबल नहीं होंगे। या फिर अंडर ए विल मिस्टर वाई को ये प्रॉपर्टी मिलती है, या फिर इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ये जो है लैंड रिसीव होती है, तो इन दैट सिचुएशन जो है ये जो गिफ्ट्स हैं वो टैक्सेबल नहीं होंगे इन हैंड ऑफ मिस्टर वाई। लेकिन अगर उन केसेस में कवर नहीं होते हैं, स्पेशल केसेस में कवर नहीं होते हैं, तो इन दैट सिचुएशन इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। If the date of the agreement fixing the date of consideration, amount of consideration for the transfer of immovable property and the date of registration are not the same, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी अलग अलग डेट है तो ऐसे में डेट ऑफ एग्रीमेंट पर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी वो कंसीडर की जाएगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि एट द टाइम ऑफ डेट, एट द डेट ऑफ एग्रीमेंट और बिफोर डेट ऑफ एग्रीमेंट अगर कोई भी कंसीडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसीडरेशन रिसीव किया गया है थ्रू बैंकिंग चैनल तभी यह कंडीशन अप्लाई होगी, अदरवाइज जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू होगी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वो आपकी एप्लीकेबल होगी। उसके बाद बताया गया कैपिटल एसेट अदर प्रॉपर्टी। तो बेसिकली कैपिटल एसेट्स को बताया गया है, प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बताया गया कि जो कैपिटल एसेट्स है उन्हीं एसेट्स को यहां पर कवर किया जाएगा। तो अगर कोई कैपिटल एसेट ट्रांसफर की गई है फ्री ऑफ कॉस्ट एज ए गिफ्ट, तो इन दैट सिचुएशन अगर जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो उस कैपिटल एसेट की 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो ऐसे में जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। और अगर कोई कंसीडरेशन है, और कंसीडरेशन क्या है, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन है, दैट मींस जो आपकी मार्केट वैल्यू है उससे कम कंसीडरेशन है, तो ऐसे में अगर जो कंसीडरेशन है और जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसमें जो डिफरेंस है वो 50,000 रुपए से ज्यादा है, तो इन दैट सिचुएशन जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इफ एनी पर्सन हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरेशन एंड द एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी इज received during a particular year exceeds rupees 50,000, it will be taxable under the head other sources. But if the aggregate value of such property is up to rupees 50,000, 50,000 रुपए तक की वैल्यू है या उससे कम वैल्यू है, it will be exempt from income tax. If the consideration is less than the aggregate fair market value of such properties by an amount exceeding rupees 50,000, aggregate fair market value as exceeds such consideration shall be taxable under the head other sources. Further, it will be a normal income and will be taxable at slab rates. उसके बाद हमने देखा था कुछ केसेस बताए गए, स्पेशल केसेस जहां पर ये जो टैक्सेबिलिटी है वो अराइज नहीं होगी। दैट मींस जो रेसिपेंट है उसके हाथ में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज नहीं मानी जाएगी। वो केसेस कौन से थे? इन केस ऑफ इंडिविजुअल, अगर जो गिफ्ट दिया जाता है वो किसी रिलेटिव को दिया जाता है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा, नॉन टैक्सेबल रहेगा इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन वो रिलेटिव कौन कौन से हैं? वो रिलेटिव जो है डिफाइन किए गए हैं अंडर सेक्शन 56। तो यहां पर बताया गया स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल,
brother or sister of the spouse of the individual, brother or sister of either of the parents of the individual, any lineal ascendant, descendant of the individual. Ascendant means mother, father, grandmother, grandfather, etc. And descendant means son, daughter, grandson, granddaughter, etc. Any lineal ascendant, descendant of the spouse of the individual. तो ये बेसिकली कवर किए गए हैं रिलेशंस के अंदर। अगर कोई भी व्यक्ति इन रिलेशंस के तहत अगर कोई भी मनी, कोई भी कैपिटल एसेट, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करता है, वो एग्जम्प्ट रहेगी इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट। इफ any individual has received any gift from any person of any amount on the occasion of his marriage, तो शादी के दिन जो भी आपको गिफ्ट रिसीव होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट, इन द फॉर्म ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपके क्या रहेंगे? एग्जम्प्ट रहेंगे। इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड बाय द पेरेंट्स ऑफ सच इंडिविजुअल इट विल बी टैक्सेबल। तो जिसकी शादी है उनके पेरेंट्स को अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल रहेगा अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 56। दैट मीन्स मान लीजिए जो जिसकी शादी है उसके फादर साहब को जो है मान लीजिए 1,00,000 रुपए मनी गिफ्ट रिसीव होती है, तो ऐसे में 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट है तो फुल्ली टैक्सेबल होगी इन दी हैंड ऑफ फादर। जिसको रिसीव होगी उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी। इफ एनी इंडिविजुअल हैज रिसीव्ड गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। तो आपकी एनिवर्सरी है, आपका बर्थडे है, उस दिन आपको कोई गिफ्ट रिसीव होता है, मान लीजिए 50,000 रुपए से ज्यादा उसकी वैल्यू है और सेक्शन 56 में कवर होता है, तो ऐसे में वो टैक्सेबल होगा इन दी हेड अदर सोर्सेज। गिफ्ट अंडर ए विल, इनहेरिटेंस, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर और डोनर, इट विल बी एग्जम्प्ट। From any local authority, charitable hospital, charitable educational institutes, charitable trust or other similar organizations, it will be exempt। तो ये बेसिकली गिफ्ट के रिगार्डिंग टैक्सेबिलिटी बताई गई है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रॉपर्टी मींस द फॉलोइंग कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट्स में कौन कौन सी बताई गई? इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, drawings, paintings, sculptures, any work of art or bullion, that is gold and silver in the form of biscuit, bricks, bars। तो ये जो आपकी एसेट्स है, ये कैपिटल एसेट्स अगर गिफ्ट की जाती है विदाउट कंसिडरेशन और विद इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। If any person has received gift of any other property, it will not be taxable। For example, motor car, प्लांट एंड मशीनरी, वॉच, मोबाइल फोन एटसेट्रा। तो जो मैंने आपको पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स की बात की थी, वो अगर आप गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो एग्जम्प्ट रहेंगे, वो आपके टैक्सेबल नहीं होंगे। मिस्टर एक्स है जिनको एक मोबाइल फोन रिसीव हुआ है जिसकी वैल्यू 70,000 रुपए है फ्रॉम हिज फ्रेंड, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। क्योंकि यहां पर बात की गई थी इन केस ऑफ प्रॉपर्टी इट शुड बी ए कैपिटल एसेट। तो अगर ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये एक पर्सनल मूवेबल इफेक्ट्स है जो कैपिटल एसेट के दायरे से बाहर है, तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी एग्जम्प्ट। सिमिलर बताया गया अगर कोई एचयूएफ अपने मेंबर्स से गिफ्ट रिसीव करती है या फिर मेंबर्स एचयूएफ से गिफ्ट रिसीव करते हैं, तो इन द हैंड ऑफ रेसिपिएंट जो है वो गिफ्ट जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा। इफ एनी हिंदू अनवेडिड फैमिली हैज रिसीव्ड एनी गिफ्ट फ्रॉम एनी ऑफ इट्स मेंबर, इट विल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। Example, one HUF received cash gift of ₹10 lakh from one of its member, it will be exempt from income tax। If HUF has given gift to its member, it will be taxable। अगर HUF के द्वारा मेंबर को गिफ्ट किया जाता है, then it will be taxable in the hand of member। उसके बाद कुछ मिसलेनियस गिफ्ट्स हैं जिनकी हम टैक्सेबिलिटी की बात कर लेते हैं ताकि आपके कुछ कंफ्यूजन्स दूर रहे। हमने देखा था इन दी हेड सैलरी, सैलरी को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने देखा था अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को कोई भी गिफ्ट देता है, तो अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट है इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो ये फुल्ली टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ इंप्लॉय एज सैलरी इनकम। तो अगर इंप्लॉयर इंप्लॉय को
गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट है इन द फॉर्म ऑफ मनी, तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ काइंड, अगर कोई वस्तु दी जाती है तो ऐसे में 5,000 रुपए तक का गिफ्ट जो है वो एग्जम्प्ट रहेगा, ओवर एंड अबव जो है वो टैक्सेबल रहेगा। तो गिफ्ट टू एम्प्लॉइज गिवन बाय एम्प्लॉयर in kind up to rupees 5,000 in aggregate during a particular year is exempt and excess over it is taxable। तो इससे ज्यादा जो होगा गिफ्ट वो टैक्सेबल रहेगा। If the employer has given any voucher token in lieu of which such gift may be received, so in that situation it is exempt up to rupees 5,000, over and above it will be taxable। Gift in cash or gift convertible into cash shall be fully taxable, fully chargeable to tax। तो एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को अगर कोई कैश दिया जाता है, चेक दिया जाता है या फिर कोई वाउचर दिया जाता है जिसके जरिए वो कैश रिसीव कर सकता है, तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ एम्प्लॉय एज सैलरी इनकम। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड इन एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड के अंदर एम्प्लॉय है। He has received a cash gift of rupees 11,000 from his employer. In this case, taxable amount shall be 11,000 and it will be taxable under the head salary। employer-employee relationship की वजह से जो गिफ्ट मिला है वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, वो इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल होगा and shall be taxable at the rate of normal rate। But if Mr. X has received one wrist watch, अगर वॉच रिसीव होती 11,000 रुपीज की, तो इन दैट सिचुएशन टैक्सेबल अमाउंट विल बी 6,000। क्यों? 5,000 रुपए तक की अमाउंट एग्जम्प्ट है, ओवर एंड अबव 5,000 इट विल बी टैक्सेबल। उसके बाद अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर कोई गिफ्ट मिलता है, आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक प्रोफेशनल है, आप अपना बिजनेस या प्रोफेशन रन कर रहे हैं, ऐसे में आपको अपने क्लाइंट से कोई गिफ्ट मिलता है तो इट इज फुल्ली टैक्सेबल। कोई एग्जेम्पशन नहीं दी गई है किसी भी तरह की। गिफ्ट और परक्विजिट्स फ्रॉम क्लाइंट सेक्शन 28, तो सेक्शन 28 को हम डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट whether convertible into money or not arising from business or exercise of a profession, if any person has received any gift or perquisite in the cash or in kind, it will be considered to be business receipt and shall be taken into consideration while computing income under the head business or profession। तो ये आपकी बिजनेस रिसीट का पार्ट माना जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है आपकी इनकम कैलकुलेट की जाएगी अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। चाहे आपको कैश मिलता है या फिर इन काइंड, अगर कैश मिलेगा तो भी वो टैक्सेबल होगा और इन काइंड अगर आपको मिलता है तो जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी वो आपकी बिजनेस रिसीट मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर है, ही हैज रिसीव्ड ए गिफ्ट ऑफ 40,000 फ्रॉम वन ऑफ हिज क्लाइंट। इन दिस केस इट विल बी कंसीडर्ड टू बी द इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो बिजनेस और प्रोफेशन की जो रिसीट होगी उसके अंदर 40,000 रुपए की अमाउंट इंक्लूड की जाएगी। उसके अलावा टैक्सेबिलिटी की बात की गई है। स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है, कोई अवार्ड मिलता है, कोई री अवार्ड मिलता है जिसके तहत आपको कुछ अमाउंट मिलती है या फिर कोई वस्तु मिलती है, तो ऐसे में कहा गया स्कॉलरशिप सेक्शन 10 क्लोज 16, एनी स्कॉलरशिप रिसीव्ड बाय पर्सन फॉर मीटिंग द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो अगर कोई भी स्कॉलरशिप मिलती है टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन, जो उस एजुकेशन के अंदर कॉस्ट खर्च होने वाली है, जो पैसा खर्च होने वाला है उसको मीट आउट करने के लिए, तो इन दैट सिचुएशन सच स्कॉलरशिप विल बी एग्जम्प्ट। अवार्ड री अवार्ड सेक्शन 10 क्लोज 17 ए के तहत एनी अवार्ड और री अवार्ड वेदर इन कैश और इन काइंड इंस्टीट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आपको कोई अवार्ड मिला है, री अवार्ड मिला है और उसके तहत आपको कोई कैश अमाउंट या फिर कोई वस्तु आपको मिलती है, तो इन दैट सिचुएशन इट विल बी एग्जम्प्ट। Similarly, any private award or re-award shall be exempt from income tax if approved by the central government। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूवल मिल जाती है तो आपके जो प्राइवेट अवार्ड्स हैं वो भी एग्जम्प्ट होंगे। अगर अप्रूव्ड नहीं है तो वो टैक्सेबल होंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 56। Explain taxability of compensation or other payment in connection with employment as per section 56 subsection 2 clause 11। Any compensation or other payment due to or received by any person by whatever name called in connection with the termination of his employment or the modification of the term and conditions relating thereto shall be taxable if not covered under the head salary।
तो अगर मान लीजिए कोई ऐसी अमाउंट आपको रिसीव होती है ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, और मान लीजिए वो आपकी इनकम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं होती है, तो ऐसे में वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। मान लीजिए आप इंप्लॉयर है और यहां पर इंप्लॉई है, इन्होंने मान लीजिए मिस्टर वाई है यहां पर जो इंप्लॉई और मिस्टर एक्स इंप्लॉयर है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को हायर किया, लेट्स से 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी, और मिस्टर वाई जहां पर ऑलरेडी जॉब कर रहे थे वहां पर इन्होंने रिजाइन कर दिया जहां पर ये ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, सो दैट कि ये मिस्टर एक्स को ज्वाइन कर सके। लेकिन किसी वजह से मिस्टर एक्स जो है वो अपना बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं, कोई ऐसी वजह हो गई इनको एकदम से बिजनेस शट डाउन करना पड़ा, और ऐसे में इन्होंने मिस्टर वाई को हायर किया था लेकिन अब बिजनेस शट डाउन हो गया है, तो ऐसे में ये मिस्टर वाई को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो मिस्टर वाई ऑलरेडी अपनी ओल्ड जॉब से रिजाइन कर चुके हैं, तो ऐसे में मिस्टर वाई के द्वारा लीगल केस फाइल किया गया और मिस्टर एक्स के द्वारा कंपनसेशन यहां पर पे किया गया, मान लीजिए 5 लाख रुपीज का। तो ऐसे में सिंस मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर पाया, तो ये जो 5 लाख रुपीज है इट विल बी टैक्सेबल इन द हेड ऑफ मिस्टर वाई एज इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उसके बाद फैमिली पेंशन, तो फैमिली पेंशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवरेज लोअर जो है वो आपको डिडक्शन मिलती है। तो बहुत बार ऐसा होता है एम्प्लॉय की डेथ के बाद जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय की फैमिली को पर मंथ कुछ पे करता है, जिसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। रेगुलर पेमेंट्स गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट इज कॉल्ड पेंशन एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, but after the death of the employee, employer may pay some pension to the family member of the employee and it is called family pension. It is taxable under the head other sources, but section 57 के according a deduction of 1/3 of such pension or 15,000 which average lower shall be allowed as a deduction. तो मिसिज एक्स है जिनको 5,000 रुपए पर मंथ रिसीव होते हैं, तो 5,000 इंटू 12 मंथ्स 60,000 रुपीज इनको रिसीव हुए, तो ऐसे में 1/3 ऑफ द पेंशन दैट इज 1/3 ऑफ 60,000 20,000 और 15,000 15,000 विच एवरेज लोअर की इनको डिडक्शन मिलती है। तो यहां पर 15,000 रुपए लोअर रहेगा, तो 45,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिसिज एक्स। उसके बाद इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस, तो बेसिकली जो हॉर्स रेसेस होती हैं उनके अंदर जो हॉर्सेस होते हैं उनको जो ओन करते हैं जो मेंटेन करते हैं उनके जो ओनर होते हैं वो जो इनकम रिसीव करते हैं इन हॉर्सेस से वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी, नॉर्मल इनकम मानी जाएगी, स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी। इफ एनी पर्सन हैज इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेज सच इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज and shall be computed in the normal manner and will be taxed at the normal rates as per section 74A। तो बेसिकली हम डिस्कस करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, जहां पर हम देखेंगे सेक्शन 74A कहता है if any person has any loss from the activities of owning and maintaining race horses such loss is not allowed to be set off from any income under any hand। तो ये जो लॉस होगा, अगर मान लीजिए आप हॉर्सेस को जो रेस हॉर्सेस है उनको ओन करते हैं मेंटेन करते हैं, और मान लीजिए आपके केस में लॉस अराइज हो जाता है, तो यह लॉस जो है वो आप किसी और हेड ऑफ इनकम से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। हाउएवर इफ द एसएससी हैज एनी अदर बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस लॉस ऑफ वन सच बिजनेस कैन बी सेट अप फ्रॉम द इनकम ऑफ सच अदर बिजनेसेस। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनका हरियाणा स्टेट के अंदर भी जो है हॉर्स रेसेस को जो हॉर्सेस जो है उनको ओन और मेंटेन करते हैं, और दिल्ली के अंदर भी ये जो हॉर्सेस को ओन करते हैं मेंटेन करते हैं। हरियाणा वाले केस में इनको 20 लाख रुपीस का लॉस है और दिल्ली वाले केस में इनको 30 लाख रुपीस का प्रॉफिट है। तो ऐसे में कहा गया कि इस केस में आप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सिमिलर नेचर ऑफ जो है बिजनेस है, जो ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेस, लेकिन इसके अलावा और कोई बिजनेस है या और कोई इनकम है उससे आप एडजस्ट नहीं कर पाएंगे।
इफ द लॉस कैन नॉट बी सेटअप इट विल बी अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर आप सेटअप नहीं कर पाए तो आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कितने सालों तक, 4 सालों तक। अगर 4 साल के अंदर आपकी और कोई जो है ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्सेज से और कोई इनकम आपकी होगी, उसमें आप एडजस्ट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। It will be allowed, carry forward is allowed for a maximum period of 4 years and brought forward losses can be set up only from the income of owning and maintaining race horses. इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनिंग ऑफ एनी अदर एनिमल। तो मान लीजिए आप कोई एनिमल जो है ओन करते हैं, मेंटेन करते हैं, लेट्स से डॉग्स हैं, कैट्स हैं। इफ द एसएससी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग एनी अदर एनिमल्स हिज इनकम शैल बी कंप्यूटेड अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन। तो और किसी एनिमल को आप ओन करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो वो आपकी इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में टैक्सेबल होगी। लेकिन अगर रेस हॉर्सेज है तो ऐसे में जो है वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। सेक्शन 56 इंक्लूड्स ओनली इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज। फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स हैज इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ कैमल्स। इन दिस केस इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। तो हॉर्स रेसेस के अलावा और कोई एनिमल है तो वो आपको बिजनेस और प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल होगा। उसके बाद हमने बात की थी बिल्डिंग के केस में फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी अगर आप रेंट पर देते हैं, कंपोजिट रेंट आप चार्ज करते हैं और वो इनसेपरेबल है, आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगा। इसके अलावा हमने देखा था अगर आप सब लेटिंग करते हैं, जब हमने इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था तो वहां पर हमने देखा था अगर आप कोई हाउस प्रॉपर्टी रेंट पर लेते हैं और उसको आप सबलेट कर देते हैं, सब रेंट कर देते हैं, तो ऐसे में जो इनकम आपको अराइज होगी वो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। तो इफ एनी पर्सन हैज लेट आउट एनी बिल्डिंग अलोंग विद प्लांट एंड मशीनरी and furniture fixture and it is not a case of composite rent and also income is not taxable under the head business profession, in such case income shall be taxable under the head other sources and while computing income all expenses incurred shall be allowed to be deducted। तो मिस्टर एक्स है जिनकी वन फैक्ट्री बिल्डिंग अलोंग विद मशीन्स एंड फर्नीचर इन बॉम्बे विच हैज बीन लेट आउट एट द रेट ऑफ ₹50,000 पर मंथ। तो 50,000 रुपए पर मंथ पर इन्होंने यह जो बिल्डिंग है यह रेंट पर दी है। रिपेयर चार्जेस ऑफ द बिल्डिंग इज 7,000 and that of furniture fixture is ₹4,000, insurance premium 3,000 and depreciation is 27,000। income shall be computed in the given manner। तो यहाँ पर 50,000 रुपए एक साथ रेंट चार्ज किया जा रहा है, इनसेपरेबल है, आप पता नहीं लगा सकते हैं बिल्डिंग के लिए कितना चार्ज किया गया है, मशीन्स के लिए कितना चार्ज किया गया है, फर्नीचर के लिए कितना चार्ज किया गया है। तो इन दैट सिचुएशन सच रेंट शैल बी टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। 6 लाख रुपए की यहाँ पर रेंटल इनकम होगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज, जिसमें से आप लेस करेंगे रिपेयर, लेस करेंगे रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, रिपेयर ऑफ फर्नीचर, इंश्योरेंस प्रीमियम और डेप्रिसिएशन, आपकी जो इनकम आ जाती है अंडर द हेड अदर सोर्सेज दैट इज 5,59,000। हाउस प्रॉपर्टी में हमने देखा था आप इस तरह की कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, वहां पर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आपको अलाउ की जाती है, बाकी कोई भी डिडक्शन कोई भी एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ सेक्शन 56 आपको कोई भी स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% की यहां पर नहीं मिलेगी, जो खर्चा आप करेंगे वो आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा था कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो हमने देखा था अगर एम्प्लॉय के नाम से कोई कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी ली जाती है और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी अगर एम्प्लॉय को कोई अमाउंट रिसीव होती है तो वो टैक्सेबल होती है इन द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो एम्प्लॉय नहीं है, उसको कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी पर मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव होती है, तो ऐसे में वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। और अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर के द्वारा किसी एम्प्लॉय का कीमैन इंश्योरेंस कराया गया, किसी और व्यक्ति का कीमैन इंश्योरेंस कराया गया और एम्प्लॉयर को कोई अमाउंट रिसीव होती है, बिजनेसमैन को कोई अमाउंट रिसीव होती है, तो वो टैक्सेबल होगी इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन। Sometimes employer may take a life policy in the name of any of his employee who are considered to be very important for his business। तो बिजनेस के लिए जो खास व्यक्ति होते हैं उनके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली जाती है। And such policy is called कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। प्रीमियम इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा प्रीमियम पे किया जाता है। एम्प्लॉयर इज अलाउड टू डेबिट इट्स एक्सपेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो प्रीमियम वो पे करेगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेगा। And amount received on maturity shall be considered to be the income of the employer under section 28।
तो अगर एम्प्लॉयर को कोई अमाउंट रिसीव होगी ऑन द मेच्योरिटी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन अंडर सेक्शन 28। इफ द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को कोई अमाउंट मिलेगी, इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर्स, जो अंडर द हेड सैलरी इनकम। और अगर किसी और व्यक्ति को जो एम्प्लॉय नहीं है उसके नाम से इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई थी और उसको कोई अमाउंट मिलती है, तो उसके हाथ में वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। सिमिलरली ए पॉलिसी मे बी टेकन इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन who is considered to be very important for the business of the employer. Such policy is also called keyman insurance policy. If payment has been received by such other person, it will be considered to be income under the head other sources. फॉरफीचर ऑफ एडवांस मनी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने कैपिटल एसेट के रिगार्डिंग कोई भी एडवांस रिसीव किया और वो जो डील है वो आपकी कैंसिल होगी, वो नेगोशिएशन मैच्योर नहीं हुआ, तो ऐसे में जो एडवांस मनी आपने फॉरफिट की है वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 57 की। तो सेक्शन 57 में बेसिकली डिडक्शंस की बात की गई है। तो डिडक्शंस के रिगार्डिंग यहां पर कहा गया है कि जो भी आपकी जनरल डिडक्शंस हैं, जो भी आपके जनरल एक्सपेंसेस है, जो उस इनकम को अर्न करने के लिए आपने इनकर किए हैं, वो आपके क्या रहेंगे, आप उनको एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। The income under the head income from other sources shall be computed after making the following deductions. तो deductions कौन कौन सी है? सबसे पहली बात तो यहां पर in the case of dividend or interest, any reasonable sum paid by way of commission or remuneration to a broker or any other person for the purpose of realizing such dividend or interest. तो अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव करने के लिए आपने कोई कमीशन दिया है, आपने कोई ब्रोकरेज दी है, तो ऐसे में वो आप लेस कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 2 क्लोज 24 क्लोज सब क्लोज 10 के तहत विच इज चार्जेबल इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, डिडक्शन सो फार इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ क्लोज 5A ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 36 शैल बी अलाउड। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करता है, पीएफ कंट्रीब्यूशन डिडक्ट करता है, और वो मान लीजिए 100 रुपए की सैलरी है, 100 रुपीज सैलरी पे की जानी है, जिसमें से 9 रुपीज जो है पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय पार्ट डिडक्ट कर लिया गया और 9 रुपीज जो है एम्प्लॉयर पार्ट जो है वो ऐड किया गया, तो 18 रुपीज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो हमने देखा था अगर ये 9 रुपीज ड्यू डेट तक जमा ना कराया जाए तो ऐसे में ये एम्प्लॉयर के हाथ में इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगे। लेकिन अगर ये 9 रुपीज ड्यू डेट तक जमा करा दिए गए तो ऐसे में कहा गया ये एज ए डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 अलाउ किए जाएंगे और इनकम मानी जाएगी निल। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि अगर एम्प्लॉयर के द्वारा कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का डिडक्ट किया गया है, अगर वो एम्प्लॉयर ने ड्यू डेट तक डिपॉजिट कर दिया तो ऐसे में वो सेक्शन 57 में एज ए डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। अगर नहीं किया तो ऐसे में कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेक्शन 56 में वो अमाउंट इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होगी। In the case of income of the nature referred to in clause 2(3) of subsection 2 of section 56, deduction so far as many be in accordance with the provision of subclause 2 of clause A and clause C of section 30, section 31 and subsection 1 of section 32 and subject to the provision of section 38. तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि जो इनकम अंडर द हेड बिजनेस प्रोफेशन को हम डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम देखेंगे डिडक्शन इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिडक्शन इन केस ऑफ बिल्डिंग सेक्शन 30, सेक्शन 31 के तहत और सेक्शन 32 के तहत डेप्रिसिएशन की डिडक्शन अलाउ की जाती है। वो डिडक्शन यहां पर भी आपको दी जाएगी अंडर सेक्शन 57। बिजनेस प्रोफेशन हेड में टैक्सेबल नहीं है तो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल है। तो ऐसे में जिस तरह हम बिजनेस प्रोफेशन में डिडक्शन क्लेम करते हैं उसी तरह हम इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज में भी सेक्शन 57 में जो डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 31, अंडर सेक्शन 32, अंडर सेक्शन 38 वो हम क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लोज 3 के अंदर, क्लोज 2 के अंदर बेसिकली बताया गया है अगर आप प्लांट एंड मशीनरीज को रेंट पर देते हैं और वो आपका बिजनेस नहीं है तो ऐसे में वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होता है। तो ऐसे में उस प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग जो भी आपके जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, रेंटिंग के हैं, इंश्योरेंस के हैं, डेप्रिसिएशन है, वो आप सिमिलर वे में जैसे आप बिजनेस प्रोफेशन हेड में क्लेम करेंगे वैसे ही आप सेक्शन 57 के तहत क्लेम कर सकते हैं। इन द केस ऑफ फैमिली पेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1/3 ऑफ द
फैमिली पेंशन और 15,000 विच एवर इज लोअर। इसके अलावा एनी अदर एक्सपेंडिचर laid out or expended wholly and exclusively for the purpose of making or earning such money। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो आपने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज को अर्न करने के लिए जो है खर्च किया, जो अमाउंट इनकर की, वो आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा हमने देखा था इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है इन केस ऑफ इनहांस्ड कंपनसेशन तो उस पर 50% की डिडक्शन आपको दी जाती है, वो यहां पर बताई गई है। तो ये बेसिकली डिडक्शंस बताई गई है सेक्शन 57 के केस में। तो मोस्टली डिडक्शंस आपकी जनरल डिडक्शंस है, दैट मींस इनकम अर्न करने के लिए जो पैसा आप खर्च करेंगे उसको आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 58 में बेसिकली बताया गया है वो अमाउंट्स जो नॉट डिडक्टेबल है, दैट मींस आप उनको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले बात की गई पर्सनल एक्सपेंसेस की। तो ये ऑलरेडी जब हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था, तो जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं वो अलाउेबल नहीं होते हैं, वो आप डिडक्ट नहीं कर सकते। एनी एक्सपेंडिचर ऑफ द नेचर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 40A। तो बेसिकली आज की डेट में ये जो प्रोविजन है इसको डिलीट कर दिया गया है, रेलिवेंट नहीं है। Any interest chargeable under this act which is payable outside India on which tax has not been paid or deducted under chapter 17B। तो अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी इनकम है जो आपकी इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल है, और मान लीजिए उसके रिगार्डिंग आपने कोई ऐसा खर्चा किया जो पेमेंट आपको आउटसाइड इंडिया करनी थी लेकिन आपने उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, तो ऐसे में कहा गया कि वो एक्सपेंस आप क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, और यहां पर मान लीजिए मिस्टर जेड है। मिस्टर एक्स जो है वो यूएसए में है, मिस्टर वाई जो है वो इंडिया में है, और मिस्टर जेड भी जो है वो इंडिया में है। अब मिस्टर एक्स क्या करते हैं, मिस्टर वाई से 10 लाख रुपीज लोन लेते हैं एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट पे किया जाना है मिस्टर वाई के द्वारा, वो 5% पर एनम पे किया जाना है, और मिस्टर वाई इस 10 लाख रुपए को मिस्टर जेड को फर्दर आगे लोन दे देते हैं एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो ऐसे में यहां पर 1,20,000 रुपए मिस्टर वाई को मिलेंगे जो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज टैक्सेबल होंगे, और इसमें से वो लेस करेंगे जो 5% वो मिस्टर एक्स को पे करेंगे यूएसए में। तो यहां पर 50,000 रुपीज जो पेमेंट होगी वो लेस करेंगे और इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज आ जाएगी 70,000 रुपीज। लेकिन ये 50,000 रुपए वो तभी लेस कर पाएंगे जब इस 50,000 रुपए पर टीडीएस डिडक्ट किया गया हो और उसके बाद मिस्टर एक्स को पेमेंट की गई हो। तो आउटसाइड इंडिया जो भी पेमेंट की जाएगी वो टीडीएस काटने के बाद ही की जाएगी, तभी वो खर्चा अलाउ किया जाएगा। अदरवाइज मिस्टर एक्स के हाथ में 1,20,000 रुपए की इनकम मानी जाएगी, ये 50,000 रुपए एज ए डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। उसके बाद बात आई एनी पेमेंट विच इज चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी if it is payable outside India unless tax has been paid thereon deducted under chapter 17B। तो सिमिलरली अगर कोई सैलरी पे की जानी है आउटसाइड इंडिया तो भी उस पर टीडीएस डिडक्ट होना जरूरी है। उसके बाद द प्रोविजन ऑफ सब क्लोज 1A 2A ऑफ क्लोज ए ऑफ सेक्शन 40। तो बेसिकली यहां पर बात की गई है अगर आप इंडिया के अंदर कोई पेमेंट करते हैं टुवर्ड्स एक्सपेंसेस तो उस पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा अगर वो एक्सपेंसेस सेक्शन 40 में कवर होते हैं। जब हम बिजनेस प्रोफेशन हेड को डिस्कस करेंगे वहां पर हम सेक्शन 40 को बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना है सेक्शन 40 में जो जो एक्सपेंसेस कवर किए गए हैं अगर वो एक्सपेंसेस आप इनकर कर रहे हैं टुवर्ड्स योर अदर सोर्सेज हेड इनकम तो ऐसे में आपको उन पर टीडीएस डिडक्ट करना है। अगर आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे तो ऐसे में 30% ऑफ द एक्सपेंसेस आपको अलाउ नहीं होगा। हमने देखा था जब फॉरेन में पेमेंट की जानी है, फॉरेन कंट्री में पेमेंट की जानी है तो 100% एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा, लेकिन जब इंडिया में पेमेंट की जानी है तो 30% ऑफ द एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा in the case of an SSC having income chargeable under the head other sources, no deduction in respect of any expenditure or allowance in connection with such income which is
by the way of winning from lotteries, crossword puzzles, races, including horse races, card games, other games or any sort of games. तो कैजुअल इनकम के रिगार्डिंग यहां पर कहा गया है कि कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, भले ही वो उस इनकम से रिलेटेड हो। तो जो हम अभी तक बात कर रहे थे कि आप लॉटरी खरीदते हैं 10,000 रुपए की और 1,20,000 रुपए आप जीत जाते हैं, तो ऐसे में पूरे के पूरे 1,20,000 रुपए पर आपको टैक्स पे करना होगा। जो लॉटरी आपने खरीदी 10,000 रुपए की, वो खर्चा भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अलावा यहां पर कहा गया है कि अगर आप कोई भी एक्सपेंस इनकर करते हैं और सेक्शन 40A के प्रोविजंस वहां पर अट्रैक्ट होते हैं, तो ऐसे में सेक्शन 40A के अकॉर्डिंग ही वे एक्सपेंस अलाउ किए जाएंगे। बेसिकली सेक्शन 40A में क्या होता है, जब कोई खर्चा आप करते हैं, जब कोई एक्सपेंस आप इनकर करते हैं किसी रिलेटिव के जरिए, मान लीजिए आपने सैलरी पे की अपने रिलेटिव को और आप उसको एज एन एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, तो ऐसे में यह देखना जरूरी है कि आपने जो सैलरी पे की, क्या वो अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ऑफ द रिलेटिव, क्या वो जस्टिफाइबल है कि आपने उतनी सैलरी उसको पे की जानी चाहिए या नहीं। तो ऐसे में अगर वो जस्टिफाइबल है, तो ऐसे में पूरा का पूरा खर्चा आपको अलाउ किया जाएगा। लेकिन अगर एओ को लगता है, असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि जो अमाउंट आपने पे की है वो अनरीजनेबल है, तो ऐसे में जितनी अमाउंट जो है रिस्ट्रिक्ट की जाएगी बाय द असेसिंग ऑफिसर, वो आपको खर्चे के तौर पर क्लेम करने के लिए नहीं दी जाएगी। तो मान लीजिए आपने अपने रिलेटिव को सैलरी पे की जिसको आप एज एन एक्सपेंस क्लेम कर रहे हैं, आपने सैलरी पे की 50,000 रुपीज पर मंथ, लेकिन असेसिंग ऑफिसर का कहना है कि अकॉर्डिंग टू दी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस 30,000 रुपीज पर मंथ की जो सैलरी थी वो सफिशिएंट थी, तो ऐसे में 20,000 रुपीज पर मंथ की जो सैलरी है वो आपकी डिसअलाउ कर दी जाएगी। इन सभी सेक्शंस को, जो सेक्शन 40, 40A, 44D, ये हम जो आपका इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन है, बहुत डिटेल में हम वहां पर डिस्कस करेंगे। जब वहां पर आप उसको समझेंगे तो यहां पर आपको अपने आप ही उनकी इंप्लीकेशंस समझ में आ जाती है। तो दैट मीन्स बेसिकली जो खर्चे जिन पर टीडीएस डिडक्ट किया जाना था, उन पर टीडीएस काटना जरूरी है। अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो ऐसे में वो खर्चे आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। अगर फॉरेन पेमेंट्स है तो 100% ऑफ द एक्सपेंस, अगर इंडियन पेमेंट्स है तो 30% ऑफ द एक्सपेंस विल नॉट बी अलाउड। उसी तरह 40A सेक्शन के तहत जो आप रिलेटिव्स को पेमेंट करेंगे वो एज एन एक्सपेंस आप क्लेम करते हैं, तो ऐसे में रीजनेबल अमाउंट ही आपको अलाउ की जाएगी। इन केस ऑफ कैजुअल इनकम कोई अमाउंट एज एन एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं की जाएगी। प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन shall apply in computing the income of an SSC being the owner of horses maintained by him for running in horse races from the activity of owning and maintaining of such horses। तो बेसिकली यहां पर कहा गया है कि जो रेस के अंदर जो हॉर्सेस दौड़ते हैं और उन हॉर्सेस को जो ओन करता है, मेंटेन करता है, वो सभी खर्चे क्लेम कर सकता है। वहां पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको खर्चे अलाउ नहीं किए जाएंगे। सिर्फ इन केस ऑफ कैजुअल इनकम, जहां पर आप लॉटरी से जीतते हैं, बेटिंग से जीतते हैं, गैम्बलिंग से जीतते हैं, जो उन हॉर्स रेसेस पर बेटिंग लगाते हैं, यहां पर उनकी बात की गई है। लेकिन जो उन हॉर्स रेसेस को मेंटेन करते हैं, ओन करते हैं, उनके केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी उनके खर्चे हैं एज पर 57 अलाउ किए जाएंगे। उसके अलावा सेक्शन 59 प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स, द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 41 shall apply in so far as may be in computing the income of an SSC under section 56 as they apply in computing the income under the head business or profession। तो बेसिकली यहां पर सेक्शन 41 की रेफरेंस दी गई है और सेक्शन 41 में यह कहा गया है कि मान लीजिए किसी साल में आपकी जो प्रॉफिट थे, जो आपकी इनकम थी वो 100 रुपीज थी और उस 100 रुपीज में से आपने एक्सपेंस इनकर किए लेट से 40 रुपीज, तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम आती है वो 60 रुपीज आती है। अब हुआ क्या, इस 40 रुपीज जो आपने इनकर किए थे इसमें से कुछ एक्सपेंसेस आपको रिम्बर्समेंट मिल जाती है, दैट मीन्स वो आपको रिवर्स बैक मिल जाते हैं। इसमें से मान लीजिए 10 रुपए आपको वापस मिल जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ एक्चुअल खर्चा कितने रुपए का था, 30 रुपए का। लेकिन उस समय आपने 40 रुपए का खर्चा मान लिया, तो कहा गया जिस साल में 10 रुपए आपको वापस मिलते हैं उस साल में ये क्या माने जाएंगे,
इनकम माने जाएंगे। किस साल की इनकम? जिस साल में ये रिसीव होंगे। तो बेसिकली सेक्शन 59 में यही बताया गया है कि अगर आपने कोई खर्चा अंडर सेक्शन 57 क्लेम किया था एज एन एक्सपेंस और वो खर्चा आपको बाद में रिकवर हो जाता है, आपको वापस मिल जाता है, तो जिस साल में वो आपको रिकवर होगा, जिस साल में वो आपको वापस मिलेगा, उस साल की इनकम माना जाएगा। तो ये बेसिकली इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज आपकी आ जाती है, जिसमें बात की गई सेक्शन 56 के अंदर कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगी। सेक्शन 57 में बताया गया कौन कौन सी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 58 में बताया गया कौन कौन से एक्सपेंस आपको एज ए डिडक्शन नहीं मिलेंगे। सेक्शन 59 में बताया गया अगर कोई एक्सपेंस आप रिकवर कर लेते हैं तो जिस साल में आप रिकवर करेंगे उस साल की वो इनकम ट्रीट किए जाएंगे। तो हमारा अदर सोर्सेज हेड यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनकम अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन।